Hi everyone, good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. So आज की क्लास में हम लिबरलिज्म का टॉपिक फर्दर डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने लिबरलिज्म का टॉपिक स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि लिबरलिज्म के टॉपिक को सिर्फ स्टार्ट ही किया था. क्लासिकल लिबरलिज्म की हमें एजम्पशंस अभी करनी ज़रूरी है. उसके बाद हम आगे दूसरे टाइप का लिबरलिज्म है जो हमारा पॉजिटिव लिबरलिज्म है वो कवर करेंगे. उसके बाद हमारे जो टॉपिक्स आएंगे न्यू लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, वी विल कवर दैट एंड फिर हम डिस्कस करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म एंड बाकी सब चीज़ें. तो आज के इस क्लास में पहले प्रायोरिटी रहेगी कि लिबरलिज्म कवर हो जाए और इसके अलावा 3 बजे हमारी दोबारा से एक क्लास होगी. उस क्लास में मैं कवर करूँगी मल्टीकल्चरलिज्म, वैल्यू प्लूरलिज्म जैसे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तो अभी फ़िलहाल आइडियोलॉजी की पीडीएफ मैं अपलोड कर देती हूँ. उसके बाद शुरू करते हैं आज की क्लास. ओके. सो आइडियोलॉजीज में अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं. अभी तक हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बेसिक समझा था एंड हमने आइडियलिज्म कवर किया था. लिबरलिज्म की हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था. तो इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन के साथ में जो हमने कवर किया था क्लासिकल लिबरलिज्म, वेरियस टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म कवर करेंगे एंड उसके बाद के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट हो गया, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी 3 बजे है आज. तो मैं आज आपकी 2 क्लासेस लूँगी. कल भी आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, परसों भी आपकी 2 क्लासेस रहेंगी. ठीक है, जिससे कि हम आइडियोलॉजी से शुरुआत करेंगे. हाँ रजत, अभी बिल्कुल शुरू हुआ है. आई एम प्रंजल, आई एम फाइन दीज डेज एटलीस्ट. एंड साथ में बस ये है कि आई वाज थिंकिंग, मैं रीशेड्यूल कर रही थी तो मुझे ये लगा कि एटलीस्ट आपके सेशंस में ले सकती हूँ क्योंकि आपकी क्लास 1.5 घंटे की होती है तो बीच में मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, अभी आपकी 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद आपकी शाम को 3 साढ़े 3 बजे भी क्लास है. ठीक है, तो ऐसे रोज करके मैं संडे तक क्लासेस लूँगी. उसके बाद फिर आपकी छुट्टी रहेगी 3 दिन की. फिर एक एक क्लास करके आई टेक दैट क्योंकि फिर हमें 15 तारीख से तो रेगुलर रहना ही है हमारे लेसन्स के साथ में. अब बीच में पीछे कुछ छुट्टी हो गई थी बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम्स, तो मैं अभी अभी आने वाले 2-3 दिन में क्लासेस अपनी कंटिन्यू करूँगी. ठीक है, तो आप लोग अपना साथ में रिविजन करते रहिए. रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग सेशन मैंने आपको बताया है कि आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल क्लासेस आपकी रहेंगी. तो कल मैं 2 स्पेशल क्लासेस रखूँगी. ठीक है, एक मैं मॉर्निंग में रखूँगी और एक मैं इवनिंग में रखूँगी आपकी स्पेशल क्लास. ठीक है, रात को. तो दोनों स्पेशल क्लास जो होंगी उसमें हम आंसर राइटिंग करेंगे क्योंकि मेरे पास बाकी टाइम नहीं है इतना. स्पेशल क्लास को ऑलरेडी हमें 20 आवर्स देने होते हैं. दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें हम आंसर राइटिंग पे काम कर लेंगे, हम उसको यूटिलाइज करेंगे हमारे बेनिफिट के लिए क्योंकि अदरवाइज फिर आंसर राइटिंग आपकी नहीं हो पाएगी इस मंथ. तो 20 घंटे वहाँ से आंसर राइटिंग के आई समहाउ मैनेज आप लोगों का. तो कल जो 2 स्पेशल क्लासेस होंगी, परसों जो 2 स्पेशल क्लासेस होंगी उसमें एनरोल कर लेना. टाइमिंग्स मैं आपको बता ही दूंगी. तो स्टार्ट करेंगे लिबरलिज्म से. हम आइडियलिज्म हमने कवर किया था. लिबरलिज्म में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो लिबरलिज्म इमर्ज हुआ
जॉन लॉक के साथ में वो था क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल का मतलब होता है ओरिजिनल फॉर्म में जो लिबरलिज्म हम देखते हैं वो होता है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म। यानी 17th सेंचुरी से शुरुआत हुई और 1930s तक ये डोमिनेट किया। लेकिन आगे जाकर के ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, इकोनॉमी में काफ़ी आपको पता है रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कुछ काम नहीं करता। तो उसकी वजह से ये चीज़ सामने आने लगी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, यानी ये जो आइडियाज़ थे, ये कहीं ना कहीं इनमें कोई कमी थी, इसमें कोई लूप होल था। क्योंकि इसमें लूप होल था, इसीलिए इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, स्टेट का मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। स्टेट अगर एक्टिव रहता है, स्टेट अगर प्रेजेंट रहता है, तो ऐसी सिचुएशंस अवॉइड की जा सकती हैं जो सिचुएशन 1930s में आई। तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए फिर एक नए तरीके का पॉजिटिव लिबरलिज्म सामने आया, मतलब लिबरलिज्म की थ्योरी में सुधार लाया गया। टाइम पीरियड था 1930 से लेकर के 1970 तक। अब इस टाइम में हमने देखा कि मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरलिज्म जो होगा, इस टाइम में बात की जाएगी कि स्टेट प्रेजेंट रहेगा और स्टेट की प्रेजेंस की वजह से लिबर्टी एनहांस होगी लोगों की। पहले क्या होता था कि अगर स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो लोगों के पास में लिबर्टी है, अगर स्टेट ने इंटरफेयर किया तो लिबर्टी चली गई लोगों की। लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म में हम देखेंगे कि स्टेट प्रेजेंट रहेगा और उससे लोगों की लिबर्टी एनहांस होगी, स्पेशली जो मेजॉरिटी सेक्शन है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन लोगों की लिबर्टी एनहांस होगी। अब आगे देखते हैं, फिर फर्दर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आगे न्यू लिबरलिज्म आएगा। नाउ रिगार्डिंग दिस, मैंने आपको बोला था कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन हमारा आएगा, उसमें आई बी टेकिंग योर टेस्ट ऑन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्योंकि आज हमारा 3 बजे का जो सेशन है वो डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो 3 बजे वाले सेशन में आई बी आस्किंग यू ऑल द क्वेश्चंस। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जितना मैंने पढ़ाया है उस पे से आई बी आस्किंग यू क्वेश्चन। जितने बच्चे लाइव रहेंगे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग होगी, तो मेक श्योर कि आप लाइव हैं। आप लाइव नहीं होंगे तो उसमें आपका नुकसान है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि उसके बाद कल भी एक डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो उस डाउट क्लियरिंग सेशन में हम आगे लिबरलिज्म के आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कल कवर करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म। सबसे पहले क्लासिकल मतलब ओरिजिनल लिबरलिज्म, और मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एग्जाम्पशंस होती है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म मॉडर्न टाइम से शुरुआत हुआ। अब इससे पहले आपको पता है कि मिडिवियल एज थी जिसमें रिलीजन डोमिनेंट था। तो जब रीजन वापस आया उसी के साथ में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि पहले प्लेटो के टाइम पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लासिकल लिबरलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम की फिलोसफी है, मॉडर्न टाइम्स की फिलोसफी की है। अब हर एक जो टाइप की आइडियोलॉजी होती है, चाहे मार्क्सिज्म हो, चाहे आइडियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, फेमिनिज्म हो या कम्युनिटेरियनिज्म, किसी भी टाइप की अगर आपको आइडियोलॉजी दिखती है तो ये जो आइडियोलॉजी होती है एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जरूर काम करती है, एक पर्टिकुलर सेक्शन को सेंटर में लेकर के उनको लेकर के काम करती है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास उस टाइम पे इमर्जिंग जो मिडिल क्लास थी यही बुर्जुआजी क्लास बनी थी, क्योंकि उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि शुरुआत हो रही है मॉडर्न टाइम्स की। शुरुआत का क्या मतलब है कि उस टाइम पे फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है प्रेवलेंट होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, ठीक है, फ्यूडलिज्म का सिस्टम रहेगा और धीरे धीरे इसमें चेंजेस आने लगेंगे और हम देखेंगे कि बुर्जुआजी क्लास इमर्ज होगी। तो ये जो बुर्जुआजी क्लास होगी, ये बुर्जुआजी क्लास ही ये मिडिल क्लास है। और क्लासिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई? रेनाइसेंस के चलते, यानी रीजन वापस से रीबर्थ होगा, रीजन दोबारा से रीजन सामने आएगा और रिफॉर्मेशन होगा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगी। तो इन सब की वजह से हम देखेंगे कि लोग लिबर्टी को फर्दर देना स्टार्ट कर देंगे, वो एम्फेसिस जो लिबर्टी को देना चाहिए उस टाइम। और लिबरलिज्म की जो आइडिया है वो ह्यूमनिज्म से कनेक्ट होने लगेगा।
अब ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज डिफरेंट, ह्यूमनिज्म इज डिफरेंट। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब होता है सभी के साथ में हमको डिग्निटी के साथ में उनकी डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए हर एक ह्यूमन की। एंड ह्यूमैनिटी में फिर एनिमल्स भी आ जाते हैं। एनिमल्स कैसे? जैसे ये जो पेटा वाली ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल्स की, तो आपको एनिमल्स के साथ भी ह्यूमनली बिहेव करना है। ह्यूमनली इन द सेंस दैट ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो किसी भी स्पीसीज को कभी भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस हार्म नहीं करेगी। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज डिफरेंट, ह्यूमनिज्म इज डिफरेंट। ह्यूमनिज्म का सिर्फ एक ही मतलब है जिसमें ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे रखा जाता है, बाकी सब स्पीसीज को नहीं रखा जाएगा। ह्यूमैनिटेरियनिज्म में दूसरी स्पीसीज के लिए भी आप सिंपैथेटिक हो सकते हो, एम्पैथी शो कर सकते हो। तो लिबरलिज्म इज ह्यूमनिज्म जिसमें ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे लेकर के काम किया जाएगा। तो मेडिवल टाइम्स में हमने देखा कि सेंटर में गॉड रहेगा, मॉडर्न टाइम्स में मैन सेंटर में रहेगा। ये चीज हमने देखने को मिली। अब एक एक करके समझते हैं, बेसिक अजम्पशन समझते हैं। सबसे पहले अजम्पशन आती है ह्यूमन नेचर पे, कि ह्यूमन नेचर ये क्या अज्यूम करते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। अब क्योंकि हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं और लिबरलिज्म के फादर कौन किनको बोला जाता है? जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। सो जॉन लॉक बीइंग द फादर ऑफ लिबरलिज्म, जॉन लॉक के आइडियाज याद कीजिए जो हमने कवर किए थे। जॉन लॉक कहते हैं कि वो लोग जिनके पास में रीजन होता है वो लोग रैशनल होते हैं और ऐसे लोग बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो ये बोलते हैं क्योंकि मैन के पास में रीजन है, मैन रैशनल है, तो एक रैशनल आदमी बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है अपने लिए एंड दूसरों के लिए भी। उसको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, अपने लिए भी रीजन के चलते वो अपना भी ख्याल रख सकता है और दूसरों का भी ख्याल रख सकता है। और उसको पता है कि वो कोई ऐसे एक्शंस नहीं लेगा जिसके चलते सामने वाले का कोई नुकसान हो। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट टू नो इज दैट इन दिस क्लासिकल लिबरलिज्म रैशनैलिटी को ह्यूमन नेचर में रैशनल माना जाता है ह्यूमंस को, और ये बोला जाता है ऑल आर बॉर्न इक्वल एंड फ्री। सभी इक्वल हैं, सभी फ्री हैं। एंड दे सपोर्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, यानी आप राइट्स और लिबर्टीज दो इनको, ऑटोनॉमसली अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं ह्यूमंस, क्योंकि रैशनल है, किसी को नुकसान तो पहुंचाएंगे नहीं। तो यानी जो ऐसे आउटडेटेड कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, मैन को चैलेंज कर सकता है अगर वो मैन की लिबर्टीज, मैन की राइट्स को अफेक्ट कर रहा है। यानी क्लासिकल लिबरलिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिस्टिक मैन है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एटॉमिस्टिक मैन, जिसमें आइसोलेटेड मैन माना जाता है कि मैन आइसोलेटेड है, मैन अकेला रह सकता है। इसका क्रिटिसिज्म हमने देखा था कि जो कम्युनिटेरियंस थे, कम्युनिटेरियंस क्या बोलते थे कि मैन आइसोलेटेड नहीं होता, मैन अपने कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। मैन का सही गलत उसके कल्चर पर डिपेंड करता है, उसका कल्चर उसे बताता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। तो मैन इज सिचुएटेड सेल्फ, मैन कल्चर में सिचुएटेड है, कल्चर में एम्बेडेड है, मतलब कल्चर से जरूर इन्फ्लुएंस होता है। जब क्लासिकल लिबरल्स ये मानते हैं कि मैन एटॉमिस्टिक है, मैन अकेला रह सकता है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म है, मतलब ये एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है। मैन अकेला नहीं रह सकता, मैन के सारे डिसीजंस उसके कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया था कि एक डिबेट चलती है ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स की और डिस्कोर्स ऑफ एशियन वैल्यूज की। ह्यूमन राइट्स वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, इन कंट्रीज में ह्यूमन राइट्स की बहुत बात होती है। और इसके चलते ये लोग बाकी सभी कंट्रीज में भी ह्यूमन राइट्स इम्पोज करना चाहते हैं। यानी जो एशियन वैल्यूज का डिस्कोर्स है, एशियन वैल्यूज में कलेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स पे इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी होती है,
कलेक्टिव में अलग होता है इनका, कि इनका कल्चर अलग है एशियन सोसाइटीज का, जैसे इंडिया का कल्चर अलग था। तो अल्टीमेटली एशियंस बोलते हैं कि जब आप ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट हम पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो, ह्यूमन राइट्स के चलते ये कंट्रीज जो होंगी वेस्टर्न कंट्रीज, ये ज्यादा इंटरफेयर करने लग जाएंगे, अपने आप को इम्पोज करेंगे इस कंट्रीज में। एंड अल्टीमेटली उस इंटरफेरेंस की वजह से हमें देखने को मिलेगा कि नुकसान किसका होगा, नुकसान होगा एशियन कल्चर का। इनका कल्चर ये फिर साइडलाइन हो जाएगा, बिकॉज ये वेस्टर्न कल्चर को इम्पोज करना चाहते हैं। और ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है वेस्टर्न कल्चर की। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एग्जाम्पशंस पढ़नी है, हमें उस एग्जाम्पशन का ये भी देखना है कि क्या क्रिटिसिज्म पॉसिबल है, मतलब इसको कौन नकारने वाले हैं, कौन ऐसा है जो इसको बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है। तो उसमें आते हैं कम्युनिटी रूल्स, जो कम्युनिटी पे फोकस करते हैं, एक इंडिविजुअलिटी पे फोकस नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? एनी डाउट सो फार? आप लोगों को समझ आ रहा है? कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब लिबरल परसेप्शन समझते हैं सोसाइटी को लेकर के, ये क्या मतलब है। अच्छा, आपको डिबेट समझ नहीं आई, ठीक है, तो लेट मी टॉक अबाउट डिबेट रंजन। देखो, एक डिबेट है ह्यूमन राइट्स की और एक है एशियन वैल्यूज। ह्यूमन राइट्स जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेवलेंट है। एशियन वैल्यूज हमारी जो एशियन सोसाइटीज हैं, ईस्ट, स्पेशली चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इन कंट्रीज में ज़्यादा प्रेवलेंट है। मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सभी में एशियन वैल्यूज है वहाँ पर। तो ह्यूमन राइट्स वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट है और एशियन वैल्यूज हमें ईस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है। अब एक और चीज कि ह्यूमन राइट्स एक टाइप का डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। डिस्कोर्स का मतलब होता है एक चीज बताने का तरीका। आप किसी को कुछ बता रहे हो, लेकिन किस तरीके से बता रहे हो, उसको कौन सी वैल्यू को आप यूज करके उसको इम्पोज करोगे, दैट इज अ डिस्कोर्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स यूज करती है, मतलब ह्यूमन राइट्स का बहाना लेकर के, ऐसा एशियन कंट्रीज का कहना है, ऐसा चाइनीज का कहना है, ऐसा जो ली क्वान यू हैं, आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ली क्वान यू एक सिंगापुर के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो सिंगापुर कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में है। तो अल्टीमेटली एशियन वैल्यूज पे बोलते हैं यानी वो। तो ली क्वान यू का भी ये कहना है कि ह्यूमन राइट्स जो है ये एक वेस्टर्न वैल्यू है। ली क्वान यू बोलते हैं इवन डेमोक्रेसी भी एक वेस्टर्न वैल्यू है। आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे यूएसए चाहता है कि सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी वैल्यू है जिसको यूटिलाइज करके वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज में इंटरफेयर करके वहां पर अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर सकती है। ये समझ में आया प्रंजल? ठीक है, तो अब ह्यूमन राइट्स भी एक ऐसी ही वैल्यू हुई, ठीक है। अब जैसे मान लो वेस्टर्न कंट्री है यूएसए, यूएसए चाह रहा है कि इस टाइम पे चाइना में डेमोक्रेसी आए, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी आएगी तो अल्टीमेटली यहाँ की गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, लोगों की चलेगी। और लोग कभी भी नहीं चाहेंगे वॉर करना किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो अल्टीमेटली यूएसए का बेनिफिट है उस चीज में, राइट। तो यहाँ पर पीसफुल रहेगा, फिर ये यूएसए को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है, लिबर्टी ऐसी होती है, लोगों को अगर आप देते हो तो लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोगों का क्या साइकिक होती है, लोग कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस होकर के ये सोचते हैं कि ये तो उन्हीं के डिसीजंस हैं, जो हमने ग्रामशी में बोला। इसीलिए यूएसए चाहता है कि इन सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी आए। एंड एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी को डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हो ह्यूमन राइट्स से। कैसे? ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि हर एक ह्यूमन, चाहे वो ह्यूमन माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो,
आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी भी एक ह्यूमन का कि उनके राइट्स का, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस जो दिए गए हैं उसका कभी भी उनसे राइट्स लिए जाएं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा ही डिस्कोर्स है। ह्यूमन राइट्स का बहाना लगा करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्रीज में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ के डिसीजंस में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज में चाइना हो गया, चाइना में हमने देखा था जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, आपको बताया था मैंने, जिनजियांग प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं, ये आपको पता है। हाँ, उइगुर मुस्लिम्स जो हैं, ये उइगुर मुस्लिम्स, अब देखो एथनिसिटी वाइज तो डिफरेंट है चाइनीज लोगों से, लेकिन इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, तो यूएस से ऐसा बोलता है कि इनके ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इनको ह्यूमन राइट्स यहाँ वायलेशन हो रहा है, इन लोगों के साथ में इनकी राइट्स, इनकी लिबर्टीज के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसके बेसिस पे यूएसए इस मैटर में घुसना चाहता है। एट द सेम टाइम सिर्फ जिनजियांग प्रोविंस में नहीं, तिब्बत का नाम भी ऐसे ही होता है कि तिब्बत में भी सेम चीज हो रही है, चाइना तिब्बत के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा करके यूएसए घुस जाएगा चाइना में, एंड अल्टीमेटली ये क्या सिग्नल होगा कि चाइना जितना स्ट्रांग है उतना स्ट्रांग है नहीं। तो इससे चाइना के जो डोमिनेशन आज के टाइम पे जो हम बोलते हैं कि चाइना चैलेंज कर रहा है यूएसए को, फिर वो वर्नेबिलिटीज एक्सपोज हो जाएंगी कि चाइना जब इसी को नहीं रोक पाया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, तो चाइना कैन नॉट इमर्ज एज अ सुपर पावर और एज अ ग्लोबल पावर। अब समझ में आया। तो एक ऐसे डिबेट होती है, डिबेट है इंडिविजुअलिटी पे, ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स होता है इंडिविजुअलिटी पे। तो जब हम बेसिक एजम्पशन देखते हैं ना ह्यूमन नेचर की, जिसमें ये बोलते हैं कि क्योंकि मैन के पास में रीजन है, मैन को राइट्स देने चाहिए, मैन को लिबर्टीज देनी चाहिए, तो इन्हीं राइट्स में बोला जाता है कि मैन के पास में कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जो कोई भी वॉलेट नहीं कर सकता। तो यानी एक डिबेट इसी की वजह से हमें पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलता है, जो क्लासिकल रियलिज्म की अजम्पशंस है कि मैन के पास में रीजन है, उसको राइट्स देने चाहिए। दूसरी जगह पे एशियन साइड में, एशियन सोसाइटीज में जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स का आप सहारा लेकर के हमारी कंट्री में जान पूछ करके आप इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि एशियन वैल्यूज कलेक्टिविटी में काम करती हैं। जैसे इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, अभी भी है कहीं कहीं, लेकिन अल्टीमेटली अब वेस्टर्न वैल्यूज की वजह से इंडिविजुअलिटी को फोकस किया जा रहा है। तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, ये एक तरीके से क्रिटिसिज्म है इसका। अब समझ में आया प्रंजल, ये लास्ट सेंटेंस, डिबेट बिटवीन ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स एंड डिस्कोर्स ऑफ एशियन वैल्यूज, क्योंकि एशियन वैल्यूज ये बताता है हमको कि साथ मिलके रहना है। ऐसा मत सोचो कि आप इंडिविजुअली सोचो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर ये पूरा जो कम्युनिटेरियंस का इस तरीके से डिबेट होता है, उससे ये चीज हमें सामने देखने को मिलती है। सो दिस इज अबाउट ह्यूमन नेचर पे हमारा बेसिक एग्जाम्पशन। अब हम देखते हैं सोसाइटी पे कि अब जो क्लासिकल लिबरल्स हैं ये सोसाइटी को लेकर के क्या सोचते हैं। देखो सबसे पहले आता है सोसाइटी का, कि सोसाइटी के बारे में ये बोलते हैं, क्योंकि हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, लिबरलिज्म में इंडिविजुअल पहले आता है स्टेट से। ये चीज मैंने आपको बताई। हमने देखा था आइडियलिज्म में कि स्टेट पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है, लेकिन लिबरल में उल्टा होता है। लिबरल जो होते हैं वो मैन की उसको राइट्स को, उसकी लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैन के पास में रीजन है। तो मैन खुद का भी ख्याल रखता है, दूसरों का भी ख्याल रख सकता है, इसलिए मैन अच्छा है। क्योंकि मैन अच्छा है तो मैन को लिबर्टी देनी चाहिए हमको। इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जॉन लॉक ने बोला था कि स्टेट के बिना भी लोग रह सकते हैं और बढ़िया तरीके से रह रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में, राइट। अंश अभी तक हमने स्टार्ट किया है, ये वाला तो हमने अभी तक रिवीजन किया है, जो पुराना हमने पढ़ा था ना बेसिक एजम्पशन का, तो अभी हमने सोसाइटी से स्टार्ट ही किया है, जो आपका लास्ट सेशन से होगा। ऑल इन ऑल अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना।
तो जॉन लॉक ने भी कहा था स्टेट ऑफ नेचर में, क्या कहना था जॉन लॉक का, कि जो स्टेट ऑफ नेचर होता है, स्टेट ऑफ नेचर में लोग खुश रहेंगे क्योंकि मैन के पास में रीजन है, इसीलिए वो मैन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सोसाइटी इनके लिए नेचुरल नहीं होगी। यानी जब भी सोसाइटी की बात आती है, मैन इज प्रायर टू होल, मतलब इंडिविजुअल इज प्रायर टू कलेक्टिवनेस। तो यहाँ पर फिर से वही डिबेट आ रही है कि दो अलग अलग चीजें होती हैं, कोई बोलता है स्टेट पहले आएगा, कोई बोलता है इंडिविजुअल पहले आएगा। यहाँ पर माना जाता है, लिबरल मानते हैं कि इंडिविजुअल सेंटर में है, ह्यूमन बीइंग सेंटर में है। तो ये सोसाइटी को कैसे ट्रीट करते हैं, सोसाइटी एक टाइप की मार्केट प्लेस है जो कि ह्यूमन ने बनाई। जब भी ह्यूमन को जरूरत होती है, इस मार्केट में जाता है, अपने प्रोडक्ट्स खरीद के वापस अपने घर पे चला जाता है, जो कि एटोमिस्टिक मैन की तरह एक्ट करता है। मतलब फिर बाद में अपना आइसोलेशन में चला जाता है। जब जरूरत है सोसाइटी में जाएगा अपने यूज करने के लिए। जैसे सपोज आप बीमार हो, ठीक है, तो आपको जरूरत है अभी, तो आप जाओगे सोसाइटी में डॉक्टर के पास में, एंड डॉक्टर से अपना इलाज करा करके जो भी मेडिसिन लेगा, केमिस्ट पे जा करके मेडिसिन लेकर के आके यू विल कम एट योर होम। ठीक है, तो सोसाइटी, लिबरल्स मानते हैं सोसाइटी एक मार्केट प्लेस की जगह तरह है, जैसे मार्केट होती है। तो यहाँ पे जो आइडिया हमें देखने को मिलता है क्लासिकल लिबरलिज्म में, सोसाइटी का आइडिया, इट इज अपोज्ड बाय आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट इसके खिलाफ है, क्योंकि आइडियलिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कम्युनिटेरियनिज्म, इन तीनों के लिए ही सोसाइटी पहले आती है, इंडिविजुअल बाद में आता है। स्टेट पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है। लेकिन लिबरल्स के लिए इंडिविजुअल पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। तो ये कलेक्टिव गुड में विश्वास नहीं रखते। जैसे आइडियलिस्ट थे, सोशलिस्ट, कम्युनिटेरियंस कलेक्टिविटी में विश्वास रखते हैं। ये जो लिबरल्स होते हैं, क्लासिकल लिबरल्स, जो क्लासिकल लिबरलिज्म की अजम्पशन थी, ये कलेक्टिवनेस में ये बिलीव नहीं करते। ये बोलते हैं कि सोसाइटी, दे हैव टेकन द एग्रीगेटिव व्यू ऑफ सोसाइटी। एग्रीगेटिव व्यू का मतलब होता है सभी, सोसाइटी कैसे बनती है, एक एक इंडिविजुअल को जोड़ करके सोसाइटी बनती है। सोसाइटी यानी नेचुरल नहीं है, सोसाइटी मैन ने बनाई है, और वो भी एक एक इंडिविजुअल जब सारे साथ में आ जाते हैं तब सोसाइटी बनती है। वरना सब अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमको देखने को मिलता है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, सब अपने से मतलब रखते हैं, सब अपना काम करते हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, शाम को आकर के जब उन्हें लगता है कि जरूरत है, दैट्स व्हेन दे गो टू सोसाइटी। तब आप मार्केट में जाते हो जब आपको कोई जरूरत होती है, अदरवाइज यू स्पेंड योर टाइम एट होम। तो ये चीज समझ में आई इनकी सोसाइटी की क्या परसेप्शन है। तो अगर आंसर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आपको ये लिखना है, तो आप सबसे पहले मुझे बताओगे कि सोसाइटी इज अ मार्केट प्लेस। ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है, ये आपको बताना है कि मार्केट प्लेस, ये आइडिया, ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। ऐसे ही एग्रीगेटिव व्यू ऑफ सोसाइटी, ये भी एक कीवर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अगेन अ कीवर्ड जो आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? एनी डाउट? अब इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। यस प्रंजल, समझ में आया? एग्रीगेट का मतलब होता है धीरे धीरे करके, जोड़ करके फिर हम बनाते हैं। ओके, अब आते हैं लिबरल्स की परसेप्शन पे। लिबरल्स की सोसाइटी को लेकर के आपको परसेप्शन बताई है मैंने अभी, कि इसमें ये मार्केट मॉडल लेते हैं कि सोसाइटी का एग्रीगेट व्यू लेते हैं, कलेक्टिव गुड कुछ नहीं होता इनके लिए। स्टेट के बारे में क्या सोचते हैं ये, जैसे हमने आइडियलिस्ट देखा था, आइडियलिस्ट बोलते हैं कि स्टेट जो होता है वो नेचुरल होता है। याद कीजिए, हमने देखा था एरिस्टोटल भी एक आइडियलिस्ट है, और एरिस्टोटल बोलते हैं स्टेट इज नेचुरल, मतलब मैन ने नहीं बनाया है। लेकिन लिबरल्स का उल्टा होता है। जॉन लॉक को याद कीजिए, जॉन लॉक ने बोला था कि स्टेट ऑफ नेचर में सब सही रह रहे थे, लेकिन
थोड़े बहुत इनकन्वीनियंसेस थे, उनके बिना भी काम चल जाता, लेकिन इनकन्वीनियंसेस थे तो उनको हटाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर में फिर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में स्टेट बनाया। तो स्टेट कैसे बना? स्टेट यहाँ पर जो लिबरल होते हैं वो मैकेनिस्टिक व्यू लेते हैं, ठीक है। मैकेनिस्टिक व्यू, मैकेनिस्टिक मतलब एक मशीन की तरह है। स्टेट एक मशीन की तरह है जिसको मैन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो वैसे तो देखो, हमने देखा कि लिबरल्स यही मानते हैं कि जो स्टेट अगर होगा, स्टेट प्रेजेंट होता है तो लोगों की लिबर्टीज कम हो जाती हैं। स्टेट अगर प्रेजेंट है तो लिबर्टी इतनी एनहांस नहीं होगी। तो स्टेट की एब्सेंस का मतलब है लोगों के पास में लिबर्टी है। लेकिन स्टेट इज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का मतलब स्टेट जरूरी भी है। स्टेट जरूरी है लेकिन स्टेट इविल है। इविल क्यों है? क्योंकि अगर स्टेट ज्यादा इंटरफेयर करेगा तो लोगों के पास में लिबर्टी नहीं रहेगी। लेकिन उसके बावजूद ये नेसेसिटी है, जरूरत है हमें स्टेट की, ताकि हम ऐसे इनकन्वीनियंसेस को हटा पाए। कौन से इनकन्वीनियंसेस की बात कर रहे हैं हम? आपको बताया था मैंने जॉन लॉक के टॉपिक में कौन सा इनकन्वीनियंस की बात हो रही है। टेल मी। आप लोगों ने जॉन लॉक अपना रिवाइज किया है अभी तक? उसमें इनकन्वीनियंसेस बताया था कि कुछ स्टेट ऑफ नेचर में इनकन्वीनियंसेस होंगे। तो बताइए। यस रजत, रंजल। Which inconveniences I'm talking about? हाँ जी, कौन से इनकन्वीनियंसेस की बात कर रहे हैं हम? बताइए। कुछ ऐसी चीजें हो रही थी स्टेट ऑफ नेचर में जिसकी वजह से हमें जरूरत थी स्टेट को बनाने की, प्रंजल। यस, कुछ ऐसी चीजें थी। देखो, कुछ ऐसे इनकन्वीनियंस का मतलब है कि कुछ ऐसी चीजें जो स्टेट ऑफ नेचर में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। कि क्योंकि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी तो कौन डिसाइड करेगा? किसी ने अगर कोई क्राइम क्राइम कर भी दिया, मान लो, क्योंकि रीजन तो है इनके पास लेकिन पैशन भी है। हमने देखा था जॉन लॉक ने बोला था रीजन भी है और पैशन भी है, इक्वल अमाउंट में रफली पैशन भी है, ठीक है। तो पैशन की वजह से हो सकता है कि कोई क्राइम कमिट कर दे, तो क्या हम इसको, ये बंदा कभी अपने आप को मानेगा कसूरवार? कभी भी नहीं। इसी बंदे को अगर आप लॉयर और जज बना दोगे एक ही टाइम पे कि अपने आप को ये डिफेंड करे, तो ये कभी अग्री नहीं करेगा कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है। तो हमें एक ऐसे न्यूट्रल बॉडी की जरूरत होती है जो कि इस पर डिसाइड कर सके कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। समझ में आया? तो यानी अब स्टेट बनाया जाएगा तो नेसेसिटी है स्टेट की। स्टेट की नेसेसिटी है, लेकिन स्टेट इविल है। इविल क्यों है स्टेट? क्योंकि स्टेट आपकी लिबर्टी को कम करता है। तो यानी जो लिबरल की परसेप्शन है, जो लिबरल्स होते हैं ये सोचते हैं कि स्टेट इज नॉट नेचुरल। नेचुरल मतलब अपने आप उभर के नहीं आया है स्टेट। स्टेट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बनाया गया है। तो यानी जो स्टेट बनकर के आएगा वो स्टेट मिनिमल स्टेट होगा, सॉवरेन स्टेट नहीं होगा, मिनिमल स्टेट होगा। यहाँ पर मिनिमल स्टेट का मतलब इसके पास में मिनिमम पावर होगी, सभी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सिर्फ लॉज में, लॉ मेकिंग में, एग्जीक्यूशन में और जुडिशरी, इन तीनों चीजों में इसको पावर दी गई है। बाकी सारी पावर, लाइफ, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये दी गई है मैन को। तो मैन डिसाइड करेगा उससे। तो यानी ऐसा जो स्टेट होगा ये नाइट वॉचमैन स्टेट होगा। नाइट वॉचमैन मतलब ऐसा स्टेट सिर्फ रेगुलेशन के लिए होता है, एक रेगुलेटरी स्टेट की तरह काम करेगा। जैसे गेट पे जो गार्ड बैठा होता है, नाइट वॉचमैन होता है, तो वो ध्यान रखता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो हमने देखा था जॉन लॉक बताते हैं कि ऐसा स्टेट की हमको जरूरत है जो ये देखे कि प्रॉपर्टी अगर
एक्वायर की जा रही है तो वो फ्रॉड से ना की जाए, लीगल मीन से की जाए। समझा था हमने? तो इसको सपोर्ट करते हैं थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन का कहना है कि वो स्टेट बेस्ट गवर्न करता है जो स्टेट लीस्ट गवर्न करता है। मतलब दैट स्टेट गवर्न्स द लीस्ट इज द वन विच गवर्न्स द बेस्ट। वो स्टेट बेस्ट है जिसमें गवर्नेंस के लिए ज्यादा पावर नहीं होती, जिस स्टेट के पास में लोगों को लिबर्टी भी दी जाती है, एट द सेम टाइम मिनिमम पावर्स दी जाती है स्टेट को, ये देखने के लिए कि अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार किया जा सके। समझ में आया? तो यहाँ पर मिनिमल स्टेट की बात की गई है, मतलब कि कम इंटरफेरेंस करेगा स्टेट। प्रंजल, आपको समझ में आ रहा है? इनकन्वीनियंस आपको याद नहीं था कि क्या चीज थी? आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब आपने रिवाइज नहीं किया है। नोट्स आ गए हैं प्रंजल आपके हिंदी मीडियम वाले? रजत, रिवीजन इसीलिए बहुत जरूरी है। अच्छा, 10 दिन में आएंगे, 10 तक आएंगे। चलो कोई बात नहीं, जब भी आते हैं एटलीस्ट वीडियो से रिवाइज कर लो, यहाँ से पता चलता है कि आपको ये चीज याद नहीं है। ठीक है, तो याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि डायरेक्टली ये सब चीजें कनेक्ट हो रही हैं, तो आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार वहां जाकर के रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा हमने नाइट वॉचमैन की भी बात की थी, हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, हमने इनकन्वीनियंस की बात की थी। तो स्टेट एक मशीन की तरह काम करेगा आपके लिए, मतलब आपको कोई जरूरत है वो स्टेट उसका आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा। ओके, कोई बात नहीं। एग्जैक्टली exactly. देखो, वो अगर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपके टिप्स पे है ना, तो आपके आइडियोलॉजीज आपके टिप्स पे हो। अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ही क्लैरिटी नहीं है तो फिर आइडियोलॉजीज आपके टिप्स पे नहीं रह पाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा जब भी स्टूडेंट्स आते हैं बीच में भी क्लास के और वो पढ़ना शुरू करते हैं, तो आई ऑलवेज रेकमेंड देम कि आप पहले पुराने लेसन देख करके आइए, उसको अच्छे से कवर करके आइए, तब आप यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो एकदम से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सब आइडिया जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ये सब रिपीट हो रहा है, नया कुछ नहीं है यहाँ पर। हम रिपीट कर रहे हैं वही बातें जो हमने वहां कवर की थी, बस एक दो बातें थोड़ी ज्यादा होंगी, उसको कैटेगराइजेशन का तरीका अलग होगा, लेकिन पढ़ना वैसे ही है। अब आगे देखते हैं कि सोशल और पब्लिक पॉलिसी को लेकर के इनका क्या परसेप्शन है, क्या सोचते हैं इसके बारे में कि स्टेट की पब्लिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। मतलब स्टेट कोई भी स्कीम निकालता है, कोई भी डिसीजन लेता है, वो स्कीम और डिसीजन किस बिना पे लिया जाना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं, ये सभी आप याद रखेंगे। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। मतलब पब्लिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए स्टेट की कि लिबर्टी मैक्सिमम दो, इकोनॉमी में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो, सोसाइटी में इंटर काम, चाहे आप बुर्जुआजी क्लास से बिलोंग कर रहे हो, रिच क्लास से हो, या फिर आप पुअर क्लास से हो, यानी वर्किंग क्लास से हो, कभी भी इंटरफेयर मत करो। जो जैसे हो रहा है वैसे होना चाहिए। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो अल्टीमेटली सरवाइव कर लेगा। नेचर में भी यही होता है कि जो फिट होता है वो सरवाइव कर पाएगा, जो वीक होता है वो अल्टीमेटली दैट पर्सन विल डाई। डार्विन ने भी यही सेम चीज बोली थी। डार्विन ने कहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी यही होता है कि नेचर अपने आप डिसाइड करेगी कौन फिट है और कौन अनफिट है। सभी के पास में कुछ चैलेंजेस होते हैं, जो चैलेंजेस को उभर करके जो सामने आएगा उसको आगे चैलेंज फेस करके वो इंसान अल्टीमेटली एग्जिस्ट कर पाएगा सोसाइटी में, क्योंकि आप एफर्ट करते हो। इसमें याद रखो जॉन लॉक का आइडिया। जॉन लॉक ने क्या बोला था कि दो टाइप के इंसान होते हैं। देखो,
एक होते हैं हार्ड वर्किंग और एक होते हैं लेजी पर्सन। तो ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन अपने एफर्ट लगा करके खूब मेहनत कर रहा है और उसने उस एफर्ट से अपनी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर ली एंड उस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करने के बाद अब उसके पास में बहुत सारा पैसा है। तो आप उससे ले नहीं सकते अब वो पैसा। आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये पैसा नहीं रख सकते। उस बंदे ने अल्टीमेटली मेहनत की है इसके लिए, है ना। तो जो लोग लेजी हैं, उन्होंने मेहनत नहीं की, तो उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जानी चाहिए, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाने चाहिए। यानी लिबर्टी मांग रही हैं ये, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। तो यानी ये बोलते हैं कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है ये। तो नेचुरल सिलेक्शन आ जाती है। कोई लेजी होता है, कोई हार्ड वर्किंग होता है, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी को इक्वल, अगर आप सबको एक बार इक्वल भी दे दो तो भी अल्टीमेटली जो लेजी है वो हमेशा लेजी रहेगा। तो इसमें दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। जॉन लॉक को मैंने आपको बताया था कि जॉन लॉक को हम बोलते हैं दैट ही इज द स्कॉलर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। क्या मतलब होता है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का? पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है जो भी आप चीज पोजेस कर रहे हो, जो भी आपके पास आपने कोई कमाई है चीज, वो आपने अपनी मेहनत से कमाई है। तो आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप पे कोई इम्पोज नहीं कर रहा है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि आपने जो कमाया या आपने जो मेहनत की वो आप दूसरों के साथ में शेयर करें, आप अपने लिए रख सकते हैं। ऐसा जॉन लॉक ने बोला था। तो यही आइडियाज हमें पब्लिक पॉलिसी में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक और थिंकर है समनर। ये कहते हैं ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेयर ही ऑट टू बी। मतलब जैसे एक शराबी होता है, गटर में पड़ा होता है, ठीक है, तो उसको उठाने की वहां से जरूरत नहीं, उनको हेल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी क्वालिटी वाइज अगर वो इतना समझदार होता तो वो मेहनत करता, शराब ना पीता, अल्टीमेटली गटर में ना पड़ा होता। तो आप अपने डिसीजंस के लिए खुद जिम्मेवार होते हो। मतलब अगर आप अपने साथ खुद बुरा कर रहे हो तो आप दूसरों को कैसे इसके लिए पे करवा सकते हो? आइडियलिज्म में क्या था? कलेक्टिविज्म था कि कलेक्टिवली सब कुछ चीजें करेंगे और जो भी हमारा किंग होगा वो सब वेलफेयर के लिए काम करेंगे लोगों के लिए। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो चाहते ही नहीं है मेहनत करना, जो मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्यों सोसाइटी में पे बैक करोगे? तो आज के टाइम का ही बात मान लो। आज के टाइम पे सपोज आप इतना अर्न कर रहे हो, उसमें मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए टैक्स में देना पड़ता है हर महीने। इफ यू आर पेइंग 2 लाख रुपीज इन टैक्स ओनली डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो जो लोग, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती थी लेकिन होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो काम ही नहीं करते, उनको नहीं चाहिए, उनको मेहनत नहीं करनी है, उनको पढ़ना नहीं है। कितने लोग होते हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कहीं कहीं ना कहीं ये आपकी अपनी चॉइस पे भी होता है, क्योंकि वेदर इट इज अ प्राइवेट स्कूल और अ गवर्नमेंट स्कूल, जिसको नहीं पढ़ना है उसको नहीं पढ़ना है। तो आप ऐसे इंसान के लिए जिसने अपने पूरी जिंदगी ऐसे डिसीजंस लिए कि उसने ना तो पढ़ाई की ना ही कुछ किया, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज नाउ गवर्नमेंट उसको मान लीजिए कि बेसिक इनकम देगी हर महीने की 10,000 रुपए। तो मतलब पूरी जिंदगी कुछ किया नहीं, आपने ऐश से जी और उसके बाद में भी आपको अब 10,000 रुपए महीने का मिल रहा है, राइट। तो इट विल डिस्करेज दोज पीपल जो हार्ड वर्किंग है, और इससे पूरी इकोनॉमी खड्डे में चली जाएगी। ऐसे अगर सभी यही सोचने लगे कि ठीक है, उनको अगर अगर हार्ड वर्किंग नहीं, उन्होंने वो लेजी है, उसके बावजूद उनको मिल रहा है, तो हम भी नहीं करेंगे, तो पूरा स्टेट खड्डे में चला जाएगा, इकोनॉमी खड्डे में चली जाएगी। इसीलिए ऐसे लिबरल्स का कहना है, समनर हो गए, डार्विन हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, कि कोई जरूरत नहीं है किसी और की हेल्प करने की। जो आप पोजेस कर रहे हो वो आपका अपनी मेहनत से कमाया हुआ है, अपने पास रखो। तो ड्रंकर्ड इन द गटर इज वेयर ही ऑट टू बी। आया समझ? एनी डाउट? ठीक है। अब ये तो थी कि सोसाइटी के लिए पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मतलब ये लोग बोलते हैं कि कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, आप कोई पॉलिसी कोई स्कीम मत लगाओ,
आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो कितनी सारी स्कीम्स हैं। हमारे टैक्स से जो पैसा दिया जाता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जो लोग वर्किंग हैं जितने भी, उस पैसे को यूटिलाइज किया जाता है जो रूरल एरियाज में या जो पुअर लोग होते हैं उनके वेलफेयर में। और आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो पीडीएस भी है, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि जो पीडीएस में इनको गेहूं चावल दिया जाता है इन लोगों को, वो ये गेहूं चावल खाते ही नहीं है। वो ये लोग परचेज करके बाहर मार्केट में ऊंचे दामों पे बेच देते हैं। जैसे कि इनको 1 kg पर ₹1 पर kg इनको मिलता है वीट। ऐसे ही मान लो 2 रुपए किलो चावल मिलते हैं, तो इनको 10-15 किलो मिला पूरा परिवार का मिला करके मान लीजिए, और उसको फिर ये बाहर मार्केट में 50 रुपए का बिकता है। तो वो बाहर उसको 50 रुपए में बेच करके पैसा रखेंगे, और उसका उसका बेच करके ये लोग करते क्या है, स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं, स्पेशली जो जैसे बहुत ही गरीब है, तो वहाँ पर जो मेल हेड होगा उसका शराब में उड़ा दिया, जुए में उड़ा दिया ये सारा पैसा। तो सरकार कितना भी कर ले तो अल्टीमेटली हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं? वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। उनको ये है कि सरकार हमारे लिए कर रही है, सरकार हमको पेंशन दे रही है, हम तो उसी पे जिएंगे और उसी पे एक वक्त की 2 वक्त की रोटी खा करके। दे डू नॉट प्रेफर कि इनको प्रोडक्टिव होना है। प्रोडक्टिव हो गए तो स्टेट को भी फायदा मिलेगा, राइट? स्टेट आपका बेहतर होगा इससे। तो ऐसी सोशल पॉलिसी के मामले में याद करो बेंथम हमने कवर किया था। तो इसमें हम एक तो जॉन लॉक के आइडियाज हम देख सकते हैं, और दूसरा है यहाँ पर बेंथम के आइडियाज। जैसे पब्लिक पॉलिसी में बेंथम क्या बोलते हैं कि सरकार को कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए, मिनिमल इंटरफेयर करो, बिल्कुल इंटरफेयर करो ही मत, जो जैसा हो रहा है चलता रहे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि इनका भी भला हो, जो पुअर लोग हैं इनका भला कैसे होगा अगर सरकार अलाउ करेगी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को। मतलब अगर सरकार, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, वो पैसा इन्वेस्ट होगा, नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उसकी वजह से रोजगार होगा, तो यही लोग रोजगार के लिए जाएंगे। आप इनको अगर नहीं दोगे कुछ पेंशन में या इस तरीके से पैसा स्कीम में, तो ये अपने आप प्रोडक्टिव बनेंगे, जिससे इकोनॉमी और फायदा होगा, इनकी सैलरीज और अच्छी होंगी, एंड अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। तो बेंथम यहाँ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं। एम्प्टी लिबर्टी की बात कौन करते थे? जॉन स्टुअर्ट मिल। हम यहाँ जॉन स्टुअर्ट मिल नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ बेंथम की बात कर रहे हैं। बेंथम का कहना है कि सरकार को ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए जिसमें सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। एम्प्टी लिबर्टी का मतलब होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल तो ये बोलते हैं कि सरकार इंटरफेयर ना करे, लेकिन जहां सरकार को लगता है भाई यहाँ पर अदर रिगार्डिंग एक्शन लिया जा रहा है, तो वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। तो ये हुई एम्प्टी लिबर्टी। क्योंकि एक जगह तो वो चैंपियन बने हुए हैं लिबर्टी के, लिबर्टी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह बोल रहे हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन लगा करके कि इस एक्शन के चलते, क्योंकि इससे दूसरों का नुकसान हो सकता है, तो वहां पर सरकार इंटरफेयर कर सकती है। तो ये तो लिबर्टी हुई नहीं, ये तो एम्प्टी लिबर्टी, खोखली लिबर्टी की बात कर रहे हो आप। समझ आया? सोशल पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, इनके साथ में रिलेट कीजिए, वापस से जाइएगा और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अपना वीडियोस के थ्रू ही रिवाइज कीजिएगा। मैक्सिमम 22 वीडियोस हैं, तो आप उसको कवर भी करोगे तो आई थिंक 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, तो एक वीडियो आप 40 मिनट्स में 2x की स्पीड में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि रिविजन ही तो करनी है आपको। पढ़ तो आप एक बार चुके हो इस चीज को। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। अब समझते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या होता है? लिबरल्स मानते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, मतलब खुली छोड़ दो मार्केट को, इंटरफेयर मत करो बिल्कुल भी। फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना है। बेंथम को याद करो। इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि स्टेट इंटरफेयर ना करे, इनविजिबल हैंड्स रहें जहां पर, मतलब ऐसी मार्केट फोर्सेस होती हैं जहां पर अपने आप ऐसे काम करता है
मार्केट के इनविजिबल हैंड्स होते हैं जो डिमांड और सप्लाई पे काम करते हैं। तो ऐसे में स्टेट इंटरफेयर ना करे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, अपने आप फायदा हो जाएगा सभी को। समझ आया? अब बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी को लेकर के क्या परसेप्शन है इनका। अब देखो, ये बोलते हैं कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो इक्वल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स के चलते ये बात करते हैं कि सभी लोग इक्वल होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी। इसीलिए ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जब भी लॉ की बात आएगी तो चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, ठीक है, यू आर अ रिच और यू आर अ पुअर, सब सेम है लॉ के सामने। तो पनिशमेंट मिलेगी तो एक रिच आदमी को भी वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने कोई क्राइम कमिट किया है जो कि खराब है। ऐसे ही सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो इफ यू वांट। लेकिन जो लिबरल्स होते हैं ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में बिलीव नहीं करते हैं। देखो, तीन बातें मैंने आपको बताई। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एक है इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। ये तीन चीजें हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। पहला आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है चाहे एक प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो और एक मान लो कॉमन मैन है, ठीक है, इन दोनों के केसेस में हमको देखने को मिलेगा कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने। तो अगर इनको कोई पनिशमेंट देनी है तो इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। मान लो तीनों ने ही मर्डर किया है तो तीनों को इक्वल पनिशमेंट मिलेगी। इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ के लिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है तो इनके लिए इनको इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया तो इनको कुछ भी नहीं पनिशमेंट दी जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे ही आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिच लोगों को ही अपॉर्चुनिटी दें कि वही अपना बिजनेस खोल सकते हैं। आप किसी को भी अलाउ कर सकते हो यहाँ पर, चाहे पुअर को भी अलाउ कर सकते हो कि वो अपना पैसा जोड़ करके छोटे बिजनेस से अपना बड़ा बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में बिलीव नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ने ज्यादा मेहनत की है, एक ने 97% लिए, एक ने 57% लिए, और दोनों को ही जो सैलरी मिल रही है वो 5 लाख रुपीज पर मंथ मिल रही है। ऐसा नहीं, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स नहीं होता। ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में बिलीव नहीं करते। ये मानते हैं जिसने ज्यादा मेहनत की है उसको ज्यादा मिलना चाहिए, जिसने कम मेहनत की है, जो लेजी है, उसको उसके हिसाब से मे बी 50,000 मिलना चाहिए। समझ में आया? तो यानी ये इन दोनों चीजों में बिलीव करते हैं लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में बिलीव नहीं करते हैं। एरिस्टोटल भी तो ऐसे ही थे इस मामले में। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में बिलीव नहीं करते थे, वो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी बोलते थे, एग्जैक्टली एरिस्टोटल की तरह। तो ये कुछ परसेप्शंस है इनकी। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स का जो कॉन्सेप्ट है, देखो ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है। सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिस्ट लोग होते हैं, एक होता है लिबरल्स। लिबरल्स के लिए जो कोर वैल्यू होती है वो होती है लिबर्टी। लिबरल मतलब जो लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सोशलिस्ट मतलब जो इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं कि कुछ भी हो लेकिन इक्वल बंटना चाहिए। मतलब सभी को इक्वल पे मिलनी चाहिए, चाहे आप 97% लेके आए हो चाहे आप 45% लेके आए हो। इक्वल पे में सोशलिस्ट बिलीव करते हैं, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं। लेकिन जो लिबरल्स हैं ये प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं कि जितनी प्रोपोर्शन पे मेहनत की है उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? सो सोशलिस्ट जो लिबरल का ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का, ये बोलते हैं कि आपका जो प्रोसेस है ये फॉर्मल है, ये प्रोसीजरल है, असली में इक्वालिटी है नहीं।
जिस प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी की आप बात कर रहे हो, सोशलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं इनको कि आपकी जो इक्वालिटी है वो फॉर्मल है, प्रोसीजरल है, मतलब सिर्फ प्रोसीजर्स में हमको दिखाई देता है, रियलिटी में नहीं है वो इक्वालिटी इस तरीके से। रियलिटी में जो डिजर्व करता भी है, जिसको आगे होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कि आप ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हो और ये सब बात करते हो कि उनके पास में भी आएगा इस तरीके से प्रोपोर्शन के हिसाब से जितनी मेहनत करोगे। तो भाई जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, आजकल तो आप देखोगे पैसे से पैसा कमाया जाता है, राइट? पैसे से पैसा कमाया जाएगा आज के। आपके पास में मान लो 4 करोड़ रुपए है, तो 4 करोड़ में आप कोई फ्रेंचाइजी खोल देते हो, मैकडोनल्ड्स की या अपनी कोई भी खोल देते हो इस टाइप से, तो आपको पता है कि उससे और पैसा जनरेट हो जाएगा आसानी से। जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसके पास 4 लाख भी नहीं है, वो कैसे पहुंचेगा? इवन इफ आपने अपॉर्चुनिटी दे दी उसको, तो वो कैसे पहुंचेगा? वो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो इक्वालिटी की बात करो, प्रोसीजर में आपने डाल दिया, फॉर्मली आपने डाल दिया, लेकिन रियलिटी में वो इक्वालिटी नहीं हो पाएगी, चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले। एक गरीब इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस स्टेज पे पहुंचने के लिए, जहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज है, अगर वो तो वहां से शुरू करेगा और एक गरीब आदमी जीरो से शुरू करेगा, तो ये कोई इक्वालिटी थोड़ी ना होगी। ये ऐसे सोशलिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं। समझ में आया? एनी डाउट? तो वही देखेंगे हम कि इसी के चक्कर में ये इक्वालिटी इतनी ज़्यादा, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी सोसाइटी में, डिस्पैरिटीज इतनी आ जाएंगी, गैप बढ़ जाएगा, रिच और भी ज़्यादा रिच हो जाएंगे और जो पुअर होंगे और भी ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, तो ये गैप बढ़ जाएगा। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म है, इसके चलते क्रिटिसिज्म में आएगा, इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसको बोला जाएगा कि ये तो पिग्स फिलोसफी है। मतलब आप क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हो, आप ये ध्यान नहीं दे रहे हो, आप दूसरे इंसान को यूज, आप यू आर जस्ट कंसर्न अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर एपिटाइट, यू नॉट कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ एपिटाइट। मतलब कि अगर ग्रोथ हो भी रही है, तो क्या सभी की ग्रोथ हो रही है? ये कोई इंक्लूसिव ग्रोथ तो है नहीं। आप सामने वाले वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके आप अपने जो बेंथम ने जैसे बोला था, सेम चीज है कि सामने वाला तो एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन आपका उसमें फायदा हो रहा है, तो उसको आपको लग रहा है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही चीज कर रहे हैं हम। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म था, ये जस्टिफाई कर रहा था लोगों की एक्सप्लॉइटेशन को, इसीलिए उस टाइम पे बहुत सारी मूवमेंट्स होगी, जो वर्किंग वर्किंग क्लास होगी, ये मूवमेंट्स करने, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और तब जाकर के डिप्रेशन भी आएगा उसकी वजह से। तो आगे जाकर के लिबरल्स, अब इनको फोर्स किया जाएगा कि आप जो जिस तरीके से लिबर्टी को देखते हो, उसको दूसरे तरीके से आपको देखने की ज़रूरत है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वरना लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट पूरा, उसका फाउंडेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जाकर के आता है आगे मॉडर्न लिबरलिज्म। अभी तक जितना समझाया समझ में आया? क्लासिकल लिबरलिज्म, ये सभी जो आइडियाज हैं, एक आप फ्लो चार्ट में बस एक एक वर्ड लिखोगे कि क्वालिटी पे किस क्या चीज़ है, इस पे क्या चीज़ है, क्योंकि ये जब रिवाइज करोगे तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही पॉइंट्स एक के बाद एक आपको लिखने होंगे। तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा मॉडर्न लिबरलिज्म होगा ये जल्दी खत्म हो जाएगा, न्यू लिबरलिज्म जल्दी खत्म होगा, और टॉलरेशन का हम टॉपिक खत्म करके यहाँ पे खत्म कर देंगे, टॉलरेशन पे। आगे का बाकी हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। 3 बजे भी आप लोगों की क्लास है, 3 बजे क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन, आपको बोला था डाउट क्लियरिंग सेशन पे आई बी टेकिंग अ टेस्ट, तो उसमें मैं टेस्ट लूंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, तो प्लीज बी लाइव, सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप लोग। 3 o'clock क्लास है आपकी। मॉडर्न लिबरलिज्म अब स्टार्ट करेंगे। क्रिटिसिज्म देखो यही है, सेम क्रिटिसिज्म है अंश, जो क्रिटिसिज्म हमने जॉन स्टुअर्ट मिल में देखा था ना, कि बेंथम को क्रिटिसाइज किया गया था। बेंथम एक्सपोनेंट हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के, बेंथम क्लासिकल लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो सेम आएगा कि ये तो पिग्स फिलोसफी है, ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि लोगों को एक्सप्लॉयटेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप
पेन और प्लेजर पे सारी चीजें एथिक्स को बेस्ड कर रहे हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। प्रॉफिट हो रहा है तो वो एक्शन सही है आपका, लेकिन उस एक्शन की वजह से आपके इतने सारे वर्कर्स हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, दिन रात उनसे काम करवा रहे हो, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो जो ह्यूमैनिटेरियंस होंगे, जो सोशलिस्ट होंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे, जैसे कार्लाइल जो होंगे वो क्रिटिसाइज करेंगे और बोलेंगे कि बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलोसफी है वो पिग्स फिलोसफी है। तो ये भी क्लासिकल लिबरलिज्म भी एक तरीके से वही चीज हो। ठीक है, सो गिव मी नाउ 5 minutes, लेट मी फाइंड द चार्जर ऑफ माई मैकबुक, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक।
Yes, let's continue. I'll tell you that, and separately I'll tell you this. Okay, in group, maybe आप personally telegram पे you can text me about it. लेकिन व्हाट आई रेकमेंड इज, देखो, आप डेली बेसिस पे अगर सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो दैट इज इनफ। उसके बाद का जो टाइम होता है आपको अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रखना चाहिए। मतलब अगर आपको जिम जाना है, मूवी देखनी है, वट एवर यू फील लाइक, आप वैसा कर सकते हो। तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके रखनी है। 7 से 8 घंटे इज इनफ। उसके बाद अपनी लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। सुबह 3.5 घंटे दो, शाम को 3.5 घंटे दो, इस हिसाब से जस्ट कॉन्टिन्यू इन दिस वे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यूजुअली होता तब है जब हम 10-12 घंटे देते हैं पढ़ाई को, तो हमारे लिए अपने लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि फिर हमें सोना भी होता है और खाना खाने के लिए भी अलग से टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, डेली एक्टिविटीज़ में। तो आई रिकमेंड यू 7 से 8 घंटे इज एनफ। उसके बाद आप अपना जो करना है आपको वो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म से। अब क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म में कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि स्टेट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। स्टेट प्रेजेंट नहीं था, इस वजह से हमने देखा कि वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था लोगों का और कोई बचा नहीं सकता था। ठीक है, और ये क्रिटिसाइज किया जाने लगा। तो अब जो क्लासिकल लिबरल्स होंगे ये आइडिया को चेंज करेंगे। तो ये क्लासिकल लिबरल्स ये बोलेंगे कि देखो, स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, तब आएगा मॉडर्न लिबरलिज्म। अब एक नए तरीके का, यानी लिबरलिज्म में रिफॉर्म्स किए जाएंगे और पॉजिटिव लिबरलिज्म लाया जाएगा। पॉजिटिव लिबरलिज्म में जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म था, क्लासिकल लिबरलिज्म में लिबर्टी का आइडिया जो प्रेजेंट था वो नेगेटिव लिबर्टी का आइडिया प्रेजेंट था। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्टेट, कि जब स्टेट एब्सेंट है तो लोगों के पास में लिबर्टी है। लेकिन पॉजिटिव लिबरलिज्म मैंने आपको बताया था, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट। इसमें क्या रहेगा, लिबर्टी रहेगी लेकिन स्टेट यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी स्टेट की। यानी स्टेट, यानी हम यहाँ पर देखेंगे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा। पहले क्या हो रहा था कि स्टेट था ही नहीं, इसीलिए लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा, जिसमें स्टेट ये ख्याल रखेगा, सभी स्कीम्स चलाएगा, लोगों का जिनका वेलफेयर नहीं हो रहा है, कोई कमी है उनकी इक्वालिटी में, तो स्टेट उस पर ध्यान रखेगा, स्टेट उनके लिए काम करेगा। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा आगे। तो यानी इसको हम मॉडर्न लिबरलिज्म में, हम थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन वी सी कि ऐसा क्यों था, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, ये सब करना शुरू कर चुके थे इसके खिलाफ, क्योंकि इनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो रहा था। और अगर कैपिटलिज्म को बचाना था तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना ज़रूरी था, जिसके चलते जो वर्कर्स को प्रॉब्लम थी। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि यहाँ से जो जॉन स्टुअर्ट मिल के टाइम पे जो इनकन्सिस्टेंसी आई वो इसी टाइम पे आई थी। यहाँ से ट्रांजिशन आना शुरू हुआ। ट्रांजिशन यही था कि अब हमको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि चेंजेस जैसे हुए थे बाय ब्रिंगिंग आइडियलिज्म। पहले क्या हुआ था, पहले आइडियलिज्म था, बाद में आया लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म में ही ये तो बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ आइडिया ऐसा इंक्लूड किया जाएगा जिसमें से आइडियलिज्म से कुछ आइडियाज उठा करके लिबरलिज्म के साथ में मिक्स करके पॉजिटिव लिबरलिज्म वाला आइडिया लाया जाएगा। मतलब कि वर्कर्स की वेलफेयर के लिए स्टेट कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा। इससे क्या होगा, कैपिटलिज्म भी बच गया और जो वर्कर्स की जो ग्रीवेंसेस थे, जो इनके प्रॉब्लम्स थी, इनके जो इश्यूज थे, वो भी सॉल्व हो गए। आया समझ? तो यानी अब जो चेंजेस लाए जाएंगे लिबरलिज्म में, उसमें आइडियलिज्म के कुछ वैल्यूज होंगे, कुछ आइडियाज होंगे जो लिबरलिज्म में इंक्लूड। प्रतीक, आपके आइडियलिज्म में क्या डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेट प्रेजेंट होगा, स्टेट ख्याल रखेगा, स्टेट की प्रेजेंस आ गई यहाँ पर। ठीक है, स्टेट कुछ इकोनॉमी में से, जो भी इकोनॉमी में डिसीजन लिए जा रहे हैं, स्टेट यहाँ से पैसा लेगा
और उस पैसे को यूटिलाइज करके स्टेट वेलफेयर करेगा लोगों का, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। तो यानी आज के टाइम पे आप खुद सोचिए, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज अर्निंग 10 लाख रुपीस पर मंथ, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे कि 2 लाख रुपए का सीधा डायरेक्ट टैक्स जाता है, जिसमें आपका इसमें आपका चला जाएगा 10,000 अलग से, ठीक है, 10,000 नहीं, इसमें बनेगा 1 लाख रुपीज इसका, और फिर फर्दर आपका ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज जाएगा टैक्स में, अगर आप इतना अर्न कर रहे हो पर मंथ, क्योंकि इसमें जीएसटी भी लगेगा, इसमें डायरेक्ट टैक्स भी लगेगा आपका जो इनकम टैक्स होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप टैक्स कितना दे रहे हो, 10 लाख कमा करके 3 लाख टैक्स दे रहे हो, तो मतलब आपकी नेट कितनी रही, 7 लाख रुपीज। तो यानी आपके हाथ में 7 लाख रुपए आएगा। तो ये जो हम पैसा दे रहे हैं 3 लाख रुपए, ये टैक्स में गया, ये किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास में जाएगा। अगर आप नॉर्मली देखो तो ये पैसा अगर इन्हीं के हाथ में रहता, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के पास, तो उनके पास में ये पैसा रहता, उस पैसे को ये इन्वेस्ट करते फर्दर, और ज़्यादा उससे ग्रोथ होती, तो हो सकता है कि ये जो 3 लाख रुपए यहाँ पे और इन्वेस्ट होते, तो इनकी जो आगे 10 लाख रुपए थी, ये 20 बन जाती, इससे सैलरी 20 लाख पर मंथ बन जाती है ऐसे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये पैसा कहाँ चला गया, ये इकोनॉमी में ये इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इससे कोई जनरेट नहीं हुआ फर्दर एम्प्लॉयमेंट, इस पैसे को गवर्नमेंट को दे दिया। और गवर्नमेंट ने इस पैसे का क्या किया, गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम चलाई, वेलफेयर स्कीम चला करके जो भी नीचे मार्जिनलाइज सेक्शन थे उनको मान लो पीडीएस में चलाया, ये पैसा मिड डे मील में चलाया, इसमें चला दिया, ठीक है। कोई भी और स्कीम हो जैसे मनरेगा हो गई, इसमें चला दिया ये पैसा। तो हम देखेंगे कि इकोनॉमी में से पैसा लिया जाएगा और इस तरीके से लोगों का वेलफेयर में यूज किया जाएगा। तो आइडियलिज्म में हम देखेंगे कि वेलफेयर के लिए काम किया जाता है और वेलफेयर के लिए स्टेट काम करता है। तो वही सेम चीज, वही आइडियाज हमें लिबरलिज्म में, मॉडर्न लिबरलिज्म में देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो जब स्टेट आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो जो लोग गरीब थे, जिनके पास में पहले पैसा नहीं था राशन खरीदने के लिए, अब उनके हाथ में पैसा दिया जाएगा स्कीम के चलते, जो भी स्टेट चलाएगी इनके हाथ में पैसा आया, यानी इनके हाथ में अब लिबर्टी आई कि ये अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर सकते हैं, साबुन खरीद सकते हैं, अपना खाने पीने का दाल चावल खरीद सकते हैं, अपना डेली बेसिस का जो भी इनका डाइट का होता है वो खरीद सकते हैं। तो यानी इनकी लिबर्टी जो पहले नहीं थी इनके पास में, अब वो लिबर्टी दी, तो यानी स्टेट प्रेजेंट है और स्टेट ने इनकी लिबर्टी एनहांस कर दी, क्योंकि पहले इनके पास लिबर्टी नहीं थी कि ये दाल चावल वगैरह खरीद सकें। अब इनके हाथ में पैसा रखा गया इकोनॉमी से निकाल करके कि आप ये लीजिए, तो इनसे इनकी लिबर्टी बढ़ी ना, इनके पास में परचेजिंग पावर आई, वही हुई लिबर्टी। परचेजिंग पावर का मतलब होता है एनहांसिंग लिबर्टी, जितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर उतना बेहतर होता है एक कंट्री के लिए। जैसे चाइना में आज के टाइम पे परचेजिंग पावर में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चाइना की इकोनॉमी आप देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इंडिया में अगर आप देखोगे परचेजिंग पावर चाइना के बाद में इट इज़ बेटर, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर भी परचेजिंग पावर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टेट इस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिली कि पहले क्रिटिसाइज किया गया था कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अब वो एक्सप्लॉइटेशन वाला फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा। अब देखते हैं डाउट, प्रतीक का डाउट है कि अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ आइडियलिज्म हाउ इमैनुअल कांट फिट्स इनटू इट। आइडियलिज्म का मतलब होता है, देखो इमैनुअल कांट ये बोलते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी हमको मेंटेन करनी है, ठीक है। इमैनुअल कांट का कहने का मतलब है कि हम सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम सभी ह्यूमंस हैं, मतलब कलेक्टिव ले रहे हैं ये, हम सभी ह्यूमंस हैं, तो हम सभी को एक दूसरे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं करना है हमें चीज़ों की तरह। तो ये कलेक्टिव आइडिया लिया है इन्होंने कि सभी इक्वल हैं, ठीक है। तो यानी हर एक इंडिविजुअल को अलग से राइट्स नहीं दिए, अलग से नहीं दिए, कलेक्टिव राइट दिया एक पर्टिकुलर कैटेगरी से होने का। तो इमैनुअल कांट कलेक्टिविटी में आ गए, और कलेक्टिवनेस जो आइडिया होता है प्रतीक, वो आइडियलिज्म का आइडिया होता है। ये समझ में आया?
आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। हर एक की अपनी इक्वालिटी है। लिबरल में देखोगे, लिबरल्स में क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है। कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लेजी होते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ कम हार्ड वर्किंग होंगे। तो उसके डिपेंड पे आपका जो भी डिसाइड किया जाएगा, जो भी आपको मिलेगा, वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, आपके उस पर डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शन पे कि आपने कितनी मेहनत की है। collectivism is not mentioned in assumption, I guess. Yes, it is not mentioned, लेकिन मैंने आपको अलग से बताया था प्रतीक कि आइडियलिज्म का मतलब होता है कलेक्टिविटी, लिबरलिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। लिबरलिज्म मतलब एक को लेकर के, आइडियलिज्म मतलब पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर के। एरिस्टोटल को याद करो, प्लेटो को याद कीजिए, प्लेटो सभी के वेलफेयर की बात करते हैं, सिर्फ एक के वेलफेयर की नहीं, सभी के वेलफेयर के लिए वो सारी पावर फिलोसोफर किंग को देंगे। ऐसे ही आइडिया हमें मैनुअल कांट में देखने को मिलता है। अब आया समझ? हाँ, सोसाइटी इज कलेक्टिव ओनली। सोसाइटी की जो टर्म है यहाँ पर, ये कलेक्टिविज्म, स्पेशली एशियन सोसाइटीज में जो हम मानते हैं, तो देखो सोसाइटी दो टाइप की होती है। एक होती है सोसाइटी एज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट वाला जो व्यू रहेगा ये क्लासिकल लिबरल्स लेकर के चलते हैं। और एक होता है सोसाइटी एज एन कलेक्टिविटी, कम्युनिटी के बेस पे, तो ये आइडियलिस्ट लेकर के चलते हैं इसको, सोशलिस्ट इसको ऐसे लेकर के चलते हैं, क्योंकि उनके लिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है। लिबरल्स के लिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? एनी डाउट? थॉमस हॉब्स आइडियलिज्म क्यों डालोगे? थॉमस हॉब्स ने कलेक्टिव की बात ही नहीं की। थॉमस हॉब्स बोलते हैं यूटिलिटेरियन, ठीक है, स्टेट को प्रेफर करते थे वो। स्टेट को प्रेफर क्यों करते थे? देखो, वैसे तो वो यूटिलिटी पे ध्यान देते थे, उनको भी था। लेवियाथान बुक में इन्होंने स्टेट को सिर्फ इसीलिए प्रेफर किया क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लोगों की सिक्योरिटी के चलते, प्रतीक, सिक्योरिटी को मेंटेन करना इतना जरूरी था कि उन्होंने इसीलिए लिबर्टी पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि लिबर्टी आप तभी इंजॉय कर पाओगे जब आपकी लाइफ बचेगी। अकॉर्डिंग टू हिम, इनकी एजम्पशन ये थी कि लाइफ ही नहीं बच पाएगी, क्योंकि अगर कोई स्टेट होगा ही नहीं तो फिर सभी कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर होगा, सभी एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो ये एक कंडीशन हो गई स्पेशल। हॉब्स के केस में बताया था आपको, अलग से कंडीशन बताई थी कि हॉब्स वैसे तो देखो इंडिविजुअलिस्ट हैं। हॉब्स ने शुरुआत में क्या बोला था प्रतीक? आइडियलिस्ट नहीं है वो, इंडिविजुअलिस्ट हैं। हॉब्स ने शुरुआत में बोला था ये चीज कि मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। यूटिलिटेरियन का मतलब मैन अपनी यूटिलिटी के हिसाब से डिसीजन लेता है। मैन को दूसरे का पेन, दूसरे का प्लेजर नहीं समझ में आता, सिर्फ अपना समझ में आता है, मतलब इंडिविजुअलिज्म। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी, अगर आपने पुराने लेसन देखे हो, कि थॉमस हॉब्स स्टार्ट्स एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। कि शुरुआत में तो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, लेकिन बाद में एब्सोल्यूट क्यों बन गए? क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, उनका ये कहना है। अगर हमें लोगों की लिबर्टी को एंजॉय करवाना है, लोगों का मकसद क्या था? लाइफ एंजॉय करना। वो तभी कर पाएंगे जब लाइफ बचेगी, और लाइफ को बचाने के लिए स्टेट होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने स्टेट को ज्यादा प्रेफर किया। तो ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूटिस्ट है या आइडियलिस्ट है, एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है वो। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब आइडियलिस्ट नहीं है वो, स्टेट को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन है कि हो ही नहीं सकता और कोई कंडीशन इनके हिसाब से, कि स्टेट को प्रेफर करना ही पड़ेगा। समझे? सो डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छे से उसको रिवाइज करो, अच्छे से वो समझोगे तो आइडिया समझ में आएगा। आई एम श्योर अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रतीक आपको। समझ आया? ठीक है, गुड। अब हम क्योंकि मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म में आते हैं हमारे फर्स्ट जो हमारे थिंकर थे जिन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया। मैंने आपको बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे हमारे, जॉन स्टुअर्ट मिल उस क्रॉस रोड पे थे जहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी को तो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था।
नेगेटिव लिबर्टी मतलब कि जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा तो लोगों का, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होगा, उनका फायदा उठाया जाएगा, उनका शोषण होगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ऐसे सिचुएशन पे खड़े थे जहां पर ये दिख रहा था कि नेगेटिव लिबर्टी के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे। मतलब उन्होंने ये बोला कि हाँ स्टेट, उनको ये पता चला कि स्टेट को इंटरफेयर करना जरूरी है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि स्टेट अगर इंटरफेयर करेगा तो स्टेट एनहांस करेगा लोगों की लिबर्टी को। उन्होंने बोला कि हाँ एक ऐसे एक्शन में जहां पर दूसरों को नुकसान पहुंचे, उसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। मतलब एक जगह तो आप लिबर्टी भी बात कर रहे हो, नेगेटिव लिबर्टी का ही बात कर रहे हो आप, लेकिन उसके बावजूद आप बोल रहे हो कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो वो अलग से एक नहीं बता पाए थ्योरी। अलग से जिन्होंने थ्योरी बताई वो थे टी.एच. ग्रीन। तो टी.एच. ग्रीन 1930s में इस पीरियड के अराउंड में अपनी थ्योरी देंगे। उसी के साथ में मॉडर्न लिबरलिज्म की शुरुआत होगी। तो मॉडर्न इस लिबरलिज्म की शुरुआत ही टी.एच. ग्रीन से हुई। टी.एच. ग्रीन के कॉन्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि टी.एच. ग्रीन हमारे लिबर्टी की कॉन्सेप्ट को दोबारा से डिफाइन करेंगे। तो ये रीडिफाइन करेंगे, मतलब पहले जो लिबर्टी मानी जाती थी अब उसको अलग तरीके से बोलेंगे। तो ये डिफाइन करेंगे लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी होना भी बहुत जरूरी है लिबर्टी के साथ में। थॉमस हॉब्स को याद करो, थॉमस हॉब्स बोलते थे कि लिबर्टी अलग होती है, कैपेसिटी अलग होती है। तो एक तरीके से आप थॉमस हॉब्स को क्लासिकल लिबरल कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है, एक बार को डाला जा सकता है, क्योंकि इनके लिए लिबर्टी और कैपेसिटी डिफरेंट थी। लेकिन टी.एच. ग्रीन लिबर्टी को कैपेसिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। मतलब एक इंसान के पास में लिबर्टी तब आएगी अगर वो कैपेबल हो उसको यूटिलाइज करने की। तो कैपेसिटी देना बहुत जरूरी है। कैपेबिलिटी नहीं होगी उनमें, जैसे बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट बताया था आपको। मान लो एक बॉटल है, ठीक है, एक वाटर बॉटल है। अब आपको पता है कि पानी के पास में लिबर्टी होती है। पानी को आप ऐसे खुला छोड़ दोगे तो पानी शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अलग अलग सतह के हिसाब से शेप एक्वायर कर लेता है। पानी को बाउल में डालोगे तो बाउल के शेप का हो जाएगा, पानी को बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा। ऐसे ही पानी को जहां पर भी डालो, मतलब इतनी लिबर्टी होती है मोल्ड होने की। पॉइंट इज पानी को अगर आप खुला छोड़ दोगे, इससे बॉटल से बाहर निकालोगे तो अपने हिसाब से जहाँ फैलना है फैल जाएगा। लेकिन ये जो पानी है, पानी के पास में लिबर्टी तो है, लेकिन इसको कैपेसिटी नहीं है इसके पास। क्यों कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि ये जो वॉल्स हैं बॉटल की, ये इसको रोक रही हैं इधर उधर फैलने से। यानी यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है इसके पास में। एक मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था व्हील चेयर वाला, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मान लो एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, ठीक है, वो मान लो व्हील चेयर पे बैठा है, ठीक है। अब वो चाहे तो उठ सकता है, ठीक है, उसके पास में लिबर्टी है कि वो कहीं पे भी जा सके, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि इसके पास में लिबर्टी भी है लेकिन इसके पास में कैपेसिटी नहीं है यहाँ पर। वाई? बिकॉज बीमार है अल्टीमेटली, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उठ के जा सके। तो यहाँ पे लिबर्टी पे किसी ने रोका नहीं है, लेकिन यहाँ से रोका गया है, बाहर से एक्सटर्नल इम्पीडमेंट लगाए गए हैं। तो वाटर के पास में भी कैपेसिटी है इसी तरीके से, लेकिन क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल इम्पीडमेंट लगाए गए हैं, यहाँ तो नहीं लगाए थे, यहाँ पर भी तो क्योंकि वो बीमार था, वो नेचुरली था। तो ये सब चीजें होती हैं। टी.एच. ग्रीन लिबर्टी को कैपेसिटी की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। मतलब अब ये इकलौते पहले ऐसे थिंकर आएंगे जो लिबर्टी को एक अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, जो ये बोलेंगे लिबर्टी का क्या मतलब होता है। लिबर्टी का मतलब होता है डूइंग समथिंग विच इज वर्थ डूइंग, मतलब ऐसा काम करना जिस काम से फायदा भी हो, ठीक है, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो जो कि वर्थ डूइंग है, जिसकी कोई वर्थ है, कोई मूल्य है जिसका। So liberty is capacity of doing something which is as per the law of our being। मतलब लिबर्टी एक ऐसी कैपेसिटी है, हम अपनी कैपेसिटी में ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि हमारी खुद की जो बीइंग है, मतलब हमारी जो कैटेगरी है, हम ह्यूमंस हैं,
उसको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। इन दोनों स्टेटमेंट को अभी अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अगर इसमें कोई डाउट है तो यू हैव टू वेट फॉर इट, और मैं थोड़ी देर में आपको इसका मतलब समझाऊंगी। सो दिस इज टीएच ग्रीन। इन्होंने अपना लिबर्टी का कॉन्सेप्ट रीडिफाइन करके कैपेसिटी के टर्म्स में डिफाइन किया। तो पहले देखते हैं, मैंने आपको बताया इनके बारे में। पहले क्या बोलते हैं, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग विच इज वर्थ डूइंग। तो पहली चीज आ जाती है कि वर्थ डूइंग है क्या। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स टू डू। आप जो करना चाहते हो वो आप कर लो, ठीक है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन वर्थ डूइंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके एक्शन की वजह से सामने वाले का नुकसान हो। यू कैन नॉट डू दैट वर्क एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। सामने वाले की रिस्पेक्ट करके आपको वो काम करना है। आपने कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हुआ, तो फिर वो एक्शन वर्थ डूइंग नहीं है। तो यानी वो एक्शन मत करो, यानी उस एक्शन में आपको लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। लिबर्टी आपको सिर्फ उस केस में देनी है जिसकी वजह से सामने वाले का नुकसान ना हो। ये है पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। मतलब स्टेट प्रेजेंट रहेगा। पी फॉर पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट। स्टेट प्रेजेंट रहेगा, स्टेट मॉनिटर करेगा कि आपके जो एक्शंस हैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर पहुंचा रहे हैं तो फिर स्टेट इंटरफेयर करेगा। और ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो एक्शन आप कर रहे हो वो एक्शन वर्थ डूइंग है भी कि नहीं। दूसरे की और वर्थ डूइंग कैसे होगा कि सामने वाले की डिग्निटी पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। Then comes the second statement, liberty is capacity of doing something which is as per the law of our being. तो लॉ ऑफ आर बीइंग का मतलब क्या है। लॉ ऑफ आर बीइंग मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स का जो लॉ रहता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग एनिमल्स तो है नहीं। हमारे एक्शंस इसीलिए ऐसे होने चाहिए जो कि बाकी ह्यूमंस के लिए भी अप्रोप्रिएट हो। एनिमल्स को क्या होता है, एनिमल्स को सिर्फ अपनी एपेटाइट से मतलब होता है, तो वो लोग ऐसे एक्शंस लेते हैं जो उनको सिर्फ हेल्प करें। लेकिन ह्यूमंस के साथ क्या होता है, ह्यूमंस के पास में रैशनैलिटी है, ह्यूमंस के पास में रिसोर्सेज हैं। इतने रिसोर्सेज हैं आपके पास में तो आप दूसरों के लिए हेल्प भी कर सकते हो। तो एनिमल्स बनने की जरूरत नहीं है, आपको ह्यूमन बीइंग्स की तरह एक्ट करना होगा और ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बढ़िया रहे। समझ में आया? एनी डाउट? तो टीएच ग्रीन वो थिंकर थे जिन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया और ये बताया कि स्टेट को इंटरफेयर करने दिया जाए ताकि बाकी जो लोग हैं जिनकी लिबर्टी को अफेक्ट होता है उनकी लिबर्टी एनहांस हो सके। मतलब आप कोई ऐसा एक्शन मत लो जिससे उनको कोई फर्क पड़े, मतलब उनको कोई नुकसान हो। अगर उनको नुकसान होगा तो गवर्नमेंट देखेगी उस चीज में। तो गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, जिससे सभी का भला हो, नुकसान किसी का ना हो। एनी डाउट इन दिस? प्रंजल, समझ में आया? ठीक है। अब अगली स्टेटमेंट आती है टीएच ग्रीन की कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व राइट एंड राइट्स डिमांड स्टेट। एंड देन एक और स्टेटमेंट है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है। तो टीएच ग्रीन की दोनों स्टेटमेंट समझते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी, लिबर्टी इन्वॉल्व राइट, राइट डिमांड स्टेट। एक एक करके समझते हैं। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये किस पर्पज से दी गई है। इस स्टेटमेंट में हम टीएच ग्रीन की जो पॉजिटिव लिबर्टी की फिलॉसफी है उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट आती है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि इसमें ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट, सोसाइटी और स्टेट के बारे में सब चीजें इसमें बताई गई। तो पॉलिटिकल थॉट इसमें, इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि स्टेट, सोसाइटी और इंडिविजुअल का पूरा एक मिश्रण होता है, आपस में रिलेशनशिप होता है उसमें। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म की ये स्टेटमेंट आप समझते हैं क्या है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद अगला पार्ट समझेंगे, उसके बाद तीसरा पार्ट समझेंगे। तो पहले आते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी का क्या मतलब है। कॉन्शियसनेस क्या होती है, आपकी सबकॉन्शियस होती है जिसमें आप कुछ सोचते हो,
आप कॉन्शियस होते हैं, अवेयरनेस होती है आपकी। तो ये कहते हैं कि ये ह्यूमन नेचर में होता है। एच ग्रीन का कहना है, ह्यूमन नेचर का एग्जाम्पल देकर के ये बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर के बारे में सोचिए। ह्यूमन नेचर में जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है वो कोर वैल्यू होती है। मतलब हमारे लिए ये बहुत नेचुरल चीज हो गई, बहुत कोर और नेचुरल चीज है हमारे लिए। मतलब अगर आपको कोई बताए बिना कि आपके पास लिबर्टी है कि नहीं है, नेचुरली आप पैदा होते हो। जब मान लो स्टेट को हटा दो, सब चीजें हटा दो, ठीक है, स्टेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अर्ली मैन को लगाती है। अर्ली मैन है, अब अर्ली मैन पैदा हुआ, कोई स्टेट नहीं थी, कोई सोसाइटी नहीं थी, अलग अलग जगहों पे। तो इनकी नेचर में क्या होता है, अपने मर्जी मुताबिक सबको सब कुछ करना होता है। हम किसी छोटे बच्चे को बताते नहीं है कि ये करो ये मत करो, अपने मुताबिक करते हैं जो उनका मन करता है, लिबर्टी पे काम करता है मतलब ह्यूमन नेचर। तो इफ वी आर born humans, इट इज नेचुरल फॉर अस टू डिजायर लिबर्टी, यानी लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अगर ह्यूमंस की तरह पैदा हुए हैं तो लिबर्टी हमको नेचुरली हमको चाहिए होगी, हम डिमांड करेंगे कि हम अपनी मर्जी से काम करें। और यानी इसका मतलब सेंटर में हमेशा लिबर्टी रहेगी, ना तो इक्वालिटी ना ही यूटिलिटी इसको रिप्लेस कर सकती है। मतलब और जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए रहेगा, हम कभी इक्वालिटी नहीं मांगेंगे कि उसको ये दिया तो हमको भी ये दो। हम लिबर्टी जरूर मांगेंगे कि हमको आजादी दो कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे ह्यूमन नेचर जब ये देते हैं मॉडर्न लिबरल पर्सपेक्टिव से, तो खुद बताते हैं कि लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी स्टेट प्रेजेंट है, लेकिन स्टेट भी किस पे फोकस कर रहा है, स्टेट भी फोकस करेगा लिबर्टी के आइडिया पे ही, क्योंकि लिबर्टी सेंटर में रहेगी, सेंटर में रहेगी। ये एक सेंटेंस एक पार्ट समझ में आया। मतलब नेचुरली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लिबर्टी मांगते हैं, डिजायर करते हैं, उनको लिबर्टी चाहिए होती है नेचुरली। अगला आता है लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स। मतलब अब खुद सोचिए, लिबर्टी अगर आपको चाहिए तो यानी अगर कोई आपकी लिबर्टी को, मतलब कोई आपको आपकी आज़ादी ना छीने, तो इसके लिए आपके पास में राइट्स होने चाहिए कि इस राइट्स, ये सभी के पास में राइट्स हो। अगर इसका किसी ने भी वॉयलेशन किया तो फिर उसमें पनिशमेंट दी जा सकती है, राइट। तो इस सेंटेंस में लिबर्टी इन्वॉल्व राइट, मतलब लिबर्टी में राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। और राइट्स कौन देता है, राइट्स सोसाइटी देती है। तो यानी इसमें हमें ये लिबर्टी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि लिबर्टी की क्या इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन के लिए। और इसमें बता रही हैं सोसाइटी की इंपॉर्टेंस कि लिबर्टी अगर आपको चाहिए उसके लिए राइट्स चाहिए, और राइट्स आपको देगी सोसाइटी। खुद सोचिए, आप अकेले कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास में राइट्स तभी आएंगे जब आप बाकी सबके साथ में हैं। आप अपनी लिबर्टी तब एक्सरसाइज करते हो ना जब आप एक सोसाइटी का पार्ट हो, उस सोसाइटी में रह करके आपको आपकी मर्जी के मुताबिक रहने दिया जाए, तो ही तो आप लिबर्टी इंजॉय कर पाओगे। तो यानी इस स्टेटमेंट में हमको सोसाइटी की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि जो इंडिविजुअल की लिबर्टी होती है और जो सोसाइटी होती है, इसका आपस में एक लिंक होता है। तो यानी बिना सोसाइटी के आप लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, बुर्जुआजी क्लास है, इनके पास में अपनी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आपने इनको लिबर्टी दी कि अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो जैसे आपको करनी है, ठीक है, तो ये अपने प्रॉफिट पे काम करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके इनका। लेकिन व्हाट इफ वर्कर्स ही ना आए, वर्कर्स किसका पार्ट है, वर्कर्स आते हैं सोसाइटी में से। तो ये लोगों के पास में लिबर्टी तब आएगी ना जब यहाँ से सोसाइटी में से वर्कर्स आकर के इनके लिए काम करेंगे। अगर इन्होंने काम ही नहीं किया तो किस बात की लिबर्टी, तो इनके पास लिबर्टी नहीं होगी प्रोड्यूस करने की अपने मुताबिक, क्योंकि अकेला तो काम कर नहीं सकता। यानी सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिबर्टी इंपॉर्टेंट है लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट्स हमारे जो है वो सोसाइटी ही देती है।
लेकिन उस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको स्टेट की ज़रूरत है। राइट्स डिमांड स्टेट, क्योंकि सोसाइटी राइट्स एक्सरसाइज करने को दे देगी कि ठीक है आप एक्सरसाइज कीजिए अपने राइट्स, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 32 दिया गया है कि किसी ने भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, है ना? तो यानी स्टेट की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी किसका पार्ट होती है? स्टेट का पार्ट। तो अल्टीमेटली ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रही है, इस स्टेटमेंट में टीएच ग्रीन खुद बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी लिबर्टी को एनहांस करना है, आपको लिबर्टी अपनी करनी है एक्सपीरियंस, तो उसके लिए आपको स्टेट की जरूरत पड़ेगी, यानी स्टेट की प्रेजेंस होनी जरूरी है। यानी ये अपनी स्टेटमेंट से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो आपकी लिबर्टी को एक्सरसाइज करने में आपकी हेल्प कर रहा है। स्टेट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट अगर प्रेजेंट है तो आपकी लिबर्टी आपसे छीन गई है। तो ये इन्होंने रीडिफाइन किया इस आइडिया के थ्रू अपना लिबर्टी का कॉन्सेप्ट, इसीलिए पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है। समझ में आया? क्योंकि पहले नेगेटिव लिबर्टी में मानते थे कि स्टेट होगा तो लिबर्टी होगी ही नहीं, लेकिन आप इस स्टेटमेंट के थ्रू ये बता रहे हैं कि स्टेट होगा तो स्टेट लिबर्टी भी आपकी रहेगी। अब अगला आता है, टीएच ग्रीन बताते हैं कि जो स्टेट का बेसिस है, स्टेट जो बनाया गया है किस बेसिस पे बनाया गया? कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। लोगों ने खुद अपनी विल से बनाया है। विल मतलब अपनी इच्छा से, फोर्सफुली नहीं बना है स्टेट। विल इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, फोर्स इज नॉट द बेसिस ऑफ द स्टेट। ऐसा नहीं है फोर्स करके बनाया गया है। लोगों ने खुद डिसाइड किया कि हमको जरूरत है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, एंड वो बॉडी होगी। समझ में आया? तो अभी फिलहाल हमने यहाँ तक कवर किया है इस क्लास में। अब आगे हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? पहले मैं हेरोल्ड लस्की कंप्लीट करूंगी, उसके बाद पॉजिटिव लिबरल्स की मैं बेसिक एग्जाम्पशंस कवर करूंगी यहाँ तक, जो कि मुझे लगता है 5-10 मिनट में, एटलीस्ट 15 मिनट लगेंगे मुझे कवर करने में। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, एक एक करके। तो आप सभी को नोटिफाई कर देना ग्रुप में कि सबको आना जरूरी है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, फॉर दिस क्लास गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाकी 3 बजे मिलते हैं, आपकी दूसरी क्लास है, ठीक है? और नोटिफाई कर देना कि अगले 2 दिनों तक भी 2-2 क्लासेस आपकी रहेंगी। एक 12 बजे रहेगी और एक 3 बजे रहेगी, ठीक है? इंग्लिश बैच की क्लास आयुष वो रिज्यूम होंगी 14 से, शायद 15 से, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मैंने आपको क्लास में दिया है ना, आपके ग्रुप में मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है आपके साथ में, एक इमेज शेयर की है, उस पर आपका लिखा हुआ है कि जो आपकी क्लासेस अभी आने वाले टाइम में इस वीक में जो भी रीशेड्यूल होंगी वो उन दिन में ली जाएंगी। मैं हिंदी मीडियम वालों की एटलीस्ट कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज दोनों की अगर कंटिन्यू करूँगी तो वो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा मुझ पर, ठीक है? तो थोड़े टाइम के लिए आई एम जस्ट टेकिंग देयर क्लासेस। आपके पूरा इस महीने कोर्स वैसे खत्म हो जाएगा।